हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बी लिमिटलेस। और आज हम बात करने वाले हैं अपनी बुक कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के बारे में, जो कि लिखी गई है सौरभ मुखर्जी के द्वारा। और उन्होंने बुक का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बताया है कि अगर इंडिया में किसी बुक स्टोर पर जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि हमें कोई इन्वेस्टिंग पर बुक अच्छी मिल जाए तो वो बहुत मिलना मुश्किल हो जाता है, और बाकी किसी सब्जेक्ट पर हम लेने जाएंगे तो बड़ी आसानी से मिल जाती है। ऐसा सिर्फ इंडिया में होता है, बाहर इंडिया के बाहर जाएंगे तो हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है। और वो बताते हैं चैप्टर शुरू करने से पहले कि इंडिया में जो लोग हैं इंडिया के, वो 80% लोग जो हैं गोल्ड और रियल एस्टेट में ही इन्वेस्ट करते हैं। वो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई नहीं करते हैं। डाइवर्सिफिकेट पोर्टफोलियो से मेरा मतलब है कि जहां जहां हम अपने पैसे को सेव करने के लिए जहां हम अपने पैसे का निवेश करते हैं उसकी लिस्ट को पोर्टफोलियो कहते हैं। वो हमारा होता है पोर्टफोलियो कि हमने कहाँ का पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। जैसे कि हमने बॉन्ड्स खरीद रखे हैं, या फिर हमने शेयर मार्केट में शेयर खरीद रखे हैं, या क्रिप्टो करेंसी खरीद रखी है, ये सब। इसके बाद वो बताते हैं कि लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाने से क्यों डरते हैं। लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाने से इसलिए डरते हैं क्योंकि कोई भी कंपनी, अपना जो सेक्टर है उसकी मेजर कंपनी सिर्फ 5 साल बाद अगर हम उसको देखते हैं तो सिर्फ 15% चांस होते हैं कि वो अपने सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है। इसलिए लोगों को डर लगा रहता है कि उनका पैसा कहीं डूब ना जाए। और हर कुछ सालों बाद ऐसा डिप आता है मार्केट में जो बहुत लोगों को शेयर मार्केट से बाहर भगा देता है। इसलिए लोग शेयर मार्केट में तो पैसा लगाने से डरते हैं। चलिए अब हम चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है मिस्टर योगेश तलवार। इसमें जो है ऑथर हमें 2 क्लास के बारे में बताता है कि 2 क्लास के लोग कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। पहली क्लास है मिडिल क्लास और दूसरी है अपर क्लास। मिडिल क्लास में जो 5 से लेके 50,000 तक रुपए पर मंथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, और अपर क्लास में जो लैक्स में या करोड़ में पर मंथ सेव या इन्वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो ऑथर है सौरभ मुखर्जी, वो हमें बताते हैं कि मिस्टर तलवार में जो है मिस्टर योगेश तलवार, वो यूपी के एक शहर नोएडा में रहते थे, जिनका घर दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे से 15 मिनट की दूरी पर था। वो एक अपार्टमेंट में रहते थे। तो एक शाम की बात है कि उनका जो लड़का है, उनके पास 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। जो लड़का है उसने अभी 12th पास करी थी 93% के साथ। तो उसकी खुशी में उन्होंने शाम को एक छोटी सी पार्टी रखी थी, जिसमें उन्होंने अपने रिलेटिव्स या जानने वाले बुलाए थे। तो वो लड़के को आके कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हैं और वो जो है आगे फ्यूचर के लिए सजेशंस देते हैं। मगर क्या होता है कि जो मिस्टर तलवार हैं उन्हें उनके सजेशन अच्छे नहीं लगते। तो सबके जाने के बाद वो अपनी बालकनी में बैठे होते हैं। जहाँ वो बालकनी में अकेले बैठते हैं, वहाँ से वो देख रहे होते हैं बाहर ग्रेटर नोएडा के अधूरे बने हुए फ्लैट। तो बड़े उसमें चिंता में होते हैं कि यार ये सब ऐसे सजेशन दिखे हैं, ये मुझे पसंद नहीं आए कि मेरे लड़के के लिए ऐसे सजेशन थे जो उसका फ्यूचर सिक्योर नहीं है आगे। तो इसीलिए वो अपना जो पास था अभी तक, जो उन्होंने अचीवमेंट्स ली थी, वो 50 साल के हो गए थे अब तक। उन्होंने जो अचीवमेंट्स ली थी उन पर एक बार नज़र डालते हैं कि उन्होंने 1990 तक अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन बीटेक करने के बाद MBA करने के बाद 1990 में जॉब ले ली थी प्राइवेट सेक्टर में। और 1995 तक उनका प्रमोशन भी हो गया था, और उनकी 1995 में उन्होंने शादी भी कर ली थी। तो उन्हें उस टाइम पर अपने कई जो अच्छे दोस्त थे उनसे वो ज़्यादा ही कमा रहे थे, जो दोस्त पब्लिक सेक्टर में काम करते थे। तो यहाँ तक स्टोरी चल रही थी। उसके बाद क्या होता है, 1996 में उनकी बेटी का जन्म होता है। तो बात ये थी कि 1996 तक वो जितना भी उनकी मंथली इनकम आती थी उससे वो सेव नहीं करते थे। जितनी भी आया उड़ा दिया, बाइक ले ली, कार ले ली, या घूमने चले गए फैमिली ट्रिप पर। ऐसे ही सारा पैसा अभी तक, मतलब उन्होंने 1996 तक कुछ भी सेव नहीं किया था। ठीक है, फिर 1996 के बाद 1996 में उनकी एक बेटी होती है। तो बेटी के होने के बाद वो थोड़ा सोचते हैं कि हम कुछ अब इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं अपनी बेटी के आगे के फ्यूचर के लिए। तो उसमें वो क्या करते हैं, अपने एक FD करा देते हैं। तो ठीक है, उन्हें लगता है कि यहाँ तक ठीक है। और जब भी मौका मिलता था तो थोड़ा बहुत गोल्ड खरीद लेते थे। अब गोल्ड भी खरीद लिया उन्होंने। तो ऐसी साल आ गया 2000 का। तो उन्होंने 2000 में क्या किया, अपने लिए एक फ्लैट बाय कर लेते हैं। वो भी अभी जो वहाँ पे अब उसी फ्लैट में बैठ के अपनी याद कर रहे हैं कि हमने क्या क्या किया था। तो 2000 में उन्होंने अपना फ्लैट लिया था 2000 में। तो फ्लैट लेने के बाद, फ्लैट इतना महंगा होता है कि मतलब ऐसा तो है नहीं किसी पे कैश रखाओ। तो उसके लिए उनको अपने FD भी तोड़नी पड़ी थी। तो FD भी टूट गया उनका, जो थोड़ा बहुत उन्होंने गोल्ड लिया था
वो भी उन्होंने बेच दिया। उस टाइम पर ये और था कि जो इंटरेस्ट रेट था वो होम लोन पर 10% का था इंटरेस्ट रेट, तो उनके लिए वो फ्लैट थोड़ा महंगा पड़ा था। तो जब भी थोड़ी बहुत मतलब कम खर्च करने लगे कि भाई इतना उसकी EMI भी देनी है फ्लैट की, ठीक है, यहाँ तक स्टोरी चल रही थी। अब वो दुख में क्यों थे? क्योंकि वो चाहते थे, जब उनकी नौकरी लगी थी 1990 में, तो वो चाहते थे कि वो अपनी 40 साल की उम्र तक रिटायर हो जाए, मगर ऐसा नहीं हो पाया। वो 50 साल की उम्र हो गई है, वो अब भी नौकरी कर रहे हैं और अब भी उन्हें अपनी आगे का फ्यूचर सिक्योर नहीं लग रहा है, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी इन्वेस्टमेंट करी नहीं, जो भी करी थी थोड़ी बहुत उसका मकान ले लिया, अब आगे कुछ उन्हें दिख नहीं रहा था। तो उन्होंने फिर दोबारा से अपने जिस पे पहले FD करवाई थी, वो पहली वाली तो तोड़ दी थी मकान लेने के लिए, तो जो दूसरी FD कराने के लिए जिससे कराई थी उसके पास गए, तो उसे बताते हैं भाई मेरे साथ तो प्रॉब्लम चल रही है कि मतलब मेरा आगे फ्यूचर सिक्योर नहीं दिख रहा है। तो वो जो जिससे FD कराने गए थे वो कहता है आप एक बार शेयर मार्केट ट्राई करके देख लीजिए। तो वो कहता है कि ठीक है चलो मैं स्टॉक्स में देखता हूँ। अच्छा उस टाइम पे बुल रन भी अच्छा चल रहा था मार्केट में, तो थोड़ा थोड़ा स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। उस टाइम पे क्या था, लॉन्ग टर्म के बारे में कोई सोचता नहीं था, सब सोचते थे ट्रेडिंग कि मतलब आज खरीदा 2-3 दिन में बढ़ गया तो बेच के निकल लिया अपना प्रॉफिट लेके। लॉन्ग टर्म के लिए कि 10 साल के लिए, अगले 15 साल के लिए हमें स्टॉक रखना है, ऐसा कोई नहीं सोचता था। तो ऐसे ही वो चलती गई गाड़ी। तो क्या होता है, वो स्टॉक में लगने लगे, धीरे धीरे उसमें बढ़ाते गए। और उस टाइम पर क्या था, 2004-05 के करीब, और जो गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा, इनमें रियल एस्टेट के भाव खूब अच्छे चल रहे थे, मतलब स्पीड से रोज अच्छे खासे भाव बढ़ रहे थे हर महीने। तो उन्होंने क्या करा, जो भी थोड़ा बहुत वो पैसा बचाते थे स्टॉक मार्केट में लगा देते थे। कुछ पैसा जो है वो जो रियल एस्टेट के बिल्डर होते हैं उनको इंटरेस्ट पे दे देते थे। उस टाइम पे जब अच्छा माल बिक रहा था तो बिल्डर भी उन्हें अच्छा खासा इंटरेस्ट देते थे, 80-100% के उन्होंने पर मंथ इंटरेस्ट तक कमाया। उन्होंने इतने हाई पर डबल पैसा कमाया, मतलब अपनी जितना उन्होंने दिया उसका डबल लिया पैसा उस टाइम पर अपने बिल्डरों की हेल्प से, है ना। तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे चलते हैं, वो 2007 तक पहुंचते हैं। तो 2007 में आता है शेयर मार्केट का क्रैश, जिसमें मार्केट धम से नीचे गिर जाता है। तो मार्केट नीचे गिर जाता है, उन्होंने जितना भी थोड़ा बहुत स्टॉक्स में लगाया था वो सब डाउन आ जाता है, वो तो उनका जीरो हो जाता है, मान लो, है ना। अब जीरो हो गया, स्टॉक मार्केट का तो कुछ बचा नहीं, मतलब थोड़ा बहुत रह गया, उससे निकाल के क्या ही कर लेंगे, है ना। तो फिर अब क्या हुआ, स्टॉक मार्केट, उन्होंने सोचा भाई स्टॉक मार्केट में कान पकड़ लिया, भाई नहीं अब नहीं लगाऊंगा मैं पैसा स्टॉक मार्केट में, स्टॉक मार्केट में तो पैसा लगाने से रहे। अब उन्होंने सोचा भाई रियल एस्टेट में तो सबसे बढ़िया था, रियल एस्टेट में कहते हैं अब तो मैं आगे भी रियल एस्टेट ही सबसे बढ़िया है, आगे के लिए रियल एस्टेट में पैसा लगाऊंगा। तो रियल एस्टेट में लगाते रहे, 2013 आ गई, लगाते उनका उस टाइम तक पैसा खूब बढ़ गया था। उन्होंने पैसा बढ़ गया तो एक और उन्होंने एक फ्लैट तो ले लिया था, एक और फ्लैट, एक लग्जरी फ्लैट 1.5 करोड़ का बुक कर दिया कि पैसा बढ़ गया है अच्छा खासा बिल्डरों से, और इसको बुक कर दे रहे हैं। उनका जब उन्होंने बुक किया, ऐसी किस्मत पलटा लेती है, बुक किया, उसके 2-3 साल बाद 2013 से 2017 का आया रियल एस्टेट क्रैश। रियल एस्टेट के दाम यहाँ से यहाँ जमीन पर आ गए, आसमान से, क्योंकि उस टाइम में बहुत भाग रहा था रियल एस्टेट भी, कि हर दूसरे दिन एक दिन जा रहे हो लेने, हाँ भाई आज 5 लाख का है, अगले 2 दिन बाद हो गए भाई 5.5 लाख, 6 लाख, ऐसे बढ़ रही थी कीमतें। छोटी मोटी चीज बता रहा हूँ, मतलब 20-20, 25 लाख, 50 लाख, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की बात होती थी। तो ठीक है, यहाँ तक बात चल रही थी। और उन्हें परेशानी आ रही थी वो चैप्टर में, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हम तो यहाँ अभी तक सब सही चल रहा है उनका। चलो स्टॉक मार्केट में पैसा डूब गया, उन्हें कोई टेंशन नहीं है, उनका वो चल रही थी प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में। और रियल एस्टेट में भी उनके फ्लैट की, जब रियल एस्टेट का क्रैश आया 2013 से लेकर 2017 तक क्रैश आया था, तो क्रैश में क्या होता है कि उनका जो फ्लैट था वो फंस गया, वो कंप्लीट नहीं हो पाया था जब तक न उसे बेच सकते थे वो। और बिल्डर जो गए बैंकरप्ट हो गए, कि बिल्डर ने मकान बना के दे नहीं पाए, लोन ले लिया लोगों से और उनको वापस दे नहीं पा रहे थे। तो जो उनका पैसा था वही बिल्डरों के पास फंस गया, उसमें से मात्र 25% जो है वापस आ पाया। और उनका फ्लैट भी अगले 3 साल में, जो बिल्डर ने प्रॉमिस किया था कि 3 साल में बना के देगा, उसे भी आगे 6 साल का टाइम ले लिया उसने, फ्लैट ने। तो फ्लैट में ही फंस गए, और उनका जो पैसा उन्होंने दे रखा था ब्याज पर, वो भी उनका फंस गया। अब आ गई यहाँ परेशानी, अब वो थे टेंशन में
क्या भाई करा क्या जाए, ना ही तो मेरा इन्वेस्टमेंट, ना स्टॉक मार्केट चला, ना रियल एस्टेट चला, गोल्ड थोड़ा बहुत रखा था उससे कोई उसकी वैल्यू इतनी नहीं बढ़ रही। अब मैं हो चुका हूँ 50 साल का। मैंने सोचा था कि 40 साल में रिटायर हो जाऊंगा, 50 साल तो गए, अगली रह गई है 30-40 साल। तो मैं अभी 10 साल नौकरी और करता हूँ, तो मुझे कम से कम अगर मैं 2.5 से 3 लाख रुपए महीने मुझे जरूरत पड़ेगी। 2.5 से 1.5 से 2 लाख रुपए, सॉरी 1.5 से 2 लाख रुपए मुझे कमाने पड़ेंगे हर महीने। तो मुझे पूरे अगले 30 साल के लिए कम से कम 9 करोड़ रुपए ना अपना एस्टिमेट बना कि लड़की की शादी भी करनी है, लड़के और लड़की को हायर एजुकेशन के लिए बाहर भी भेजना है, और अपना और भी चीज़ों पे खर्चा, गाड़ी वाड़ी का ही खर्चा मिला के उन्होंने लगाया कि अगले 30-40 साल के लिए मुझे 9 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। और साल रह गई उनके पास अब 10। 40 जो 50 साल तक था उनका स्टॉक मार्केट में वो डूब गया था, रियल एस्टेट में जो लगाया था वो भी डाउन हो गया था पूरा। तो अभी तक उनके पास कोई सेविंग तो बची नहीं थी, अब रह गई थी 10 साल नौकरी की सिर्फ। अब इसी टेंशन में जो थे वो बालकनी में बैठे हुए थे कि भाई साहब अब मैं करूँ तो करूँ क्या, आगे मेरे साल कैसे कटेंगे। अब 10 साल तो चलो नौकरी से कट देंगी, आगे की 30 साल के लिए मैं ऐसा क्या फाइनेंशियल प्लान बनाऊं कि जिस हाई स्टैंडर्ड पे, अभी तक तो ऐसे नौकरी तो थी, उनकी नौकरी तो कहीं नहीं गई थी, तो नौकरी पर हाई स्टैंडर्ड पे तो रह रहे थे, अच्छी खासी फुल कंफर्टेबिलिटी से अभी तक तो रह रहे थे, मगर उन्हें आगे की टेंशन थी अपने फ्यूचर में आगे कैसे रहेंगे। तो आगे की टेंशन थी उन्हें, तो वो सोचते हैं मैं क्या करूं 30-40 साल के लिए, ऐसा क्या करूं। अपना वो उन्होंने एक पैक बना लिया, बालकनी में बैठे हैं अंधेरा करके, लाइट फाइट ऑफ करके, कि अब मैं इस टेंशन में कि भाई अब मैं करूं क्या, मैं तो किधर का भी नहीं बच रहा हूँ, ऐसा 10 साल में क्या करूं कि अगले 40 साल मेरे कट जाए बुढ़ापे के। ठीक है, तो इतने में उनकी पत्नी आती है, वो कहती है अब आप बंद करो इस पैक को, अगला पैक बनाने के लिए, और अब चल के सो जाओ। अब ऐसे सोच यहाँ बैठने से तो कोई सॉल्यूशन निकल नहीं रहा, कल सुबह चाय पे बात करते हैं। तो यहाँ पर तो इनकी ये टेंशन थी, यहाँ पे ये कहानी जो है स्टॉप करते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना। जो ऑथर है उन्होंने यहाँ पे स्टॉप कर दी कि अब उन्हें टेंशन थी, उन्होंने अपनी टेंशन बता दी, इसका सॉल्यूशन जो उनकी पत्नी अगले दिन चाय पे बात करेंगे। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट लीडर, जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनकी। अब एक टेक्सटाइल बिजनेसमैन थे मिस्टर मुकेश संघवी जी। मिस्टर मुकेश संघवी जी का क्या था, टेक्सटाइल का बिजनेस था। टेक्सटाइल का बिजनेस उनका मतलब पुराना बाप दादाओं का चलता आ रहा था। अब क्या था, बांग्लादेशी कंपटीशन आ गया था टेक्सटाइल बिजनेस में, तो उसमें क्या हुआ कि टेक्सटाइल बिजनेस उन्हें अब मूड था कि बंद करना है अब ये वाला बिजनेस, तो हमें क्या करें। तो उन्होंने अपना जो बिजनेस जो है लिक्विडेट कर दिया, मतलब बेच दिया। 25 करोड़ रुपए उसका उनका आ गया टोटल की, जो उनकी लैंड फैन थी और गोल्ड में टोटल मिला के उनके पास 25 करोड़ रुपया था। वो भी उस टाइम में 50 साल की उम्र के थे। उनकी ये एज शायद ऑथर ने इसलिए लिया कि जो हम 50 साल की एज में जाके फंसे हैं, उससे हम अपनी 20s में स्टार्ट करें इन्वेस्ट करना तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसलिए ऑथर ने 50 साल की उम्र पर दिखाया कि हुआ क्या उनके साथ, आगे का फ्यूचर उन्हें अनसिक्योर क्यों लगने लग गया। ठीक है, तो यहाँ पे वो कॉर्पोरेट जो थे उनके 25 करोड़ रुपए आ गए थे, तो वो थोड़े खुले दिल के थे। मिस्टर मुकेश संघवी जी क्या करते हैं, शेयर मार्केट में वो भी घुस जाते हैं। भाई सबको आसान लगता है कि भाई चलो बिजनेस अभी चल नहीं रहा है तो शेयर मार्केट में घुस ले रहे हैं, इससे बड़े लोग पैसा कमा रहे हैं। शेयर मार्केट सबको बड़ा दूर से देखने में दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, तो शेयर मार्केट में घुस जाते हैं वो भी एक बार। तो शेयर मार्केट में वो अपने खूब बुल रन चलता है, कुछ टाइम के लिए एक साथ चलता रहता है कि मार्केट बढ़ रहा है, फॉल आता है एक साथ। ठीक है, तो उनके 25 करोड़ थे, उन्होंने करते करते 150 करोड़ रुपए तक ले गए अपनी वर्थ को, नेटवर्थ 150 करोड़। ठीक है, उन्होंने अपनी पोजीशन बना रखी थी बड़ी हैवी, मतलब सीधे थे कि पूरा या तो इस पार के उस पार, तो 150 करोड़ की वो बना लिया उन्होंने नेटवर्थ। उसके बाद क्या होता है, 150 करोड़ की नेटवर्क बनाने के बाद उनकी अच्छी खासी चल रही थी जब तो। ठीक है, फिर वो भी 2008 के मार्केट क्रैश में फंस गए। उनकी क्योंकि उन्होंने लोन लेके भी ले रखा था पैसा, उसमें वो फंस गए, वो पैसा चला गया उनका, उसका कुछ नहीं बचा, वापस नहीं आ पाया, बहुत कम आ पाया, मतलब 25 करोड़ ही रह गया टोटल लास्ट में। फिर वो 25 करोड़ के साथ बैठे थे कि भाई उनके पास थे 3 बच्चे। एक लड़का तो उनके दोस्त की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी थी जो ऑथर ने बताया है, उसमें काम करता था, और एक लड़का एक लड़की, एक लड़का यूके में पढ़ रहा था और लड़की यूएसए में। ठीक है, उनका भी अच्छा खासा खर्चा जाता था।
तो ऐसे ही चलता रहा। उन्हें फिर वो भी हिसाब लगाने लगे, भाई साहब 25 करोड़ रह गया, अब यहाँ भी फंस चुका हूँ मैं। उन्होंने कुछ कंपनियों में लगा रखी थी पार्टनरशिप, तो उसके डिविडेंड आ जाते थे थोड़े बहुत खर्चे के लिए, ठीक है। तो उन्हें चाहिए था महीने का, साल का। तो मिस्टर संघवी को चाहिए था साल का 1.5 से 2 करोड़ रुपए, ठीक है। तो उन्हें अगले 30 साल के लिए टोटल चाहिए था एवरेज 50 करोड़ रुपए चाहिए था। 50 करोड़ रुपए के लिए वो सोच रहे थे अब मैं क्या करूं ऐसा कि मेरा मतलब जो खर्चा है, जिस हिसाब से मैं जी रहा हूँ, इतनी हाई स्टैंडर्ड लिविंग कि मुझे हर 1.5-2 साल में कार बदलनी होती है, बाहर भी बच्चों को भी बाहर पढ़ाना है, एक साल में 3 एब्रॉड ट्रिप भी करनी होती है। इतना जो हाई स्टैंडर्ड मैंने मेंटेन अभी तक कर रखा है, ये आगे भी चलता रहे, ऐसा मैं क्या करूँ। अब ये थी इन दोनों की प्रॉब्लम। एक की थी मैं मतलब दोनों की प्रॉब्लम टोटल ये थी कि जो अभी तक वो मेंटेन करते आ रहे थे अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो आगे भी कैसे मेंटेन रह पाएगी, इन दोनों की टेंशन ये थी। अब वो दोनों जो पहला वाले थे मिस्टर योगेश तलवार, उनकी बीवी उन्हें अगले दिन लेके जाती है चाय पर अपने दोस्त, अब बरार वाले जो पड़ोसी थे उनके एक फाइनेंशियल एडवाइजर रहते थे निखिल मुखर्जी, उनसे मिलवाती है। तो वो इसका सॉल्यूशन बताते हैं उसके। और ये भी उसी एक अपने दोस्त के जो थे, और इनमें कॉमन ये है कि जो मिस्टर संघवी थे, मुकेश संघवी, वो भी निखिल बनर्जी से ही मिलते हैं। अब इन दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट एपिसोड पर, जो आएगा अगले इसी थर्सडे को सॉल्यूशन देंगे। एक बात बता देता हूँ, जो मिस्टर तलवार थे, मिस्टर योगेश तलवार, वो अभी तक 25 साल ने जो अभी तक इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, उस पर उन्होंने सिर्फ 4% का इंटरेस्ट रेट लिया था। और जबकि हमारा जो रेट ऑफ इन्फ्लेमेशन होता है वो होता है 8%, मतलब वो अपना जो पैसा था हर साल उनका कम ही हो रहा था, जो सेव कर रहे थे उस पर भी कम ही हो रहा था। मतलब जो महंगाई दर होता है, रेट ऑफ इन्फ्लेमेशन होता है महंगाई दर, वो 8% का होता है। और कमा के अपने पैसे पे कितना रहे हो 4%, और जा कितना रहा है 8%। तो यही प्रॉब्लम आ रही थी उनके साथ। तो जो है मिस्टर निखिल बनर्जी जो है, अब इन दोनों को इनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और शेयर करिए, और अपने व्यूज प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में, अपने अच्छे हो चाहे बुरे हो, व्यूज अपने जरूर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।